गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है वापस से। हम लोग लास्ट डे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग रिमेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट आई थिंक तो डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में, कि काम को डिवाइड कर दो, डिवीज़न करना चाहिए हमेशा। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5th नंबर से, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से, क्योंकि हम लोग लास्ट डे यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस क्या होता है मैं थोड़ा डिफरेंट वे से आज पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा लिखना बोरिंग हो जाता है। तो आज थोड़ा आप लोग समझते हैं पिक्चर से, ड्राइंग से इतना अच्छा नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं आपको समझाने का पिक्चर्स के द्वारा, ड्राइंग्स द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रक बना हुआ है। ट्रक में एक ड्राइवर बैठा हुआ है। ट्रक में एक ड्राइवर बैठा हुआ है जो कि लॉरी को चला रहा है। हम मान लेते हैं कि लॉरी चलते 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 लॉरी रुक गया, मतलब इसका कुछ ख़राब हो गया। मशीन्स में भी हो सकता है या टायर ख़राब हो सकता है। मशीन रास्ते में ही रुक गया। अब रास्ते में जब रुका तो अब चलना मुश्किल है, गाड़ी तो जा नहीं सकता अपने, और एक ड्राइवर अकेला कैसे लेके जाएगा। तो ड्राइवर ने क्या किया, वहाँ पे जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे, इंडिया है जानते हैं, बहुत सारे लोग अगर हेल्प मांगते हैं तो बहुत लोग हेल्प करने आते भी हैं। तो मान लेते हैं उन लोगों में से कुछ लोग हेल्प करने आए, 2 लोग हेल्प करने आए। वो 2 जन को मैंने बोला कि भैया हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा गाड़ी है जाएगा नहीं, थोड़ा दूर में ही गैरेज है तो हमको उसको ले जाना है। 15 मिनट के रास्ते पे गैरेज पड़ता है। आप थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा गाड़ी को पुश करने में, कि गाड़ी हम ले जाया जा सके। तो ड्राइवर थे कचरा सेठ, ड्राइवर जी थे कचरा, मैंने ऐसे ही नाम रखा है, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा, कचरा सेठ है। वो ड्राइवर बैठ गए। अब 2 जन को हेल्प करने के लिए बोला गया। एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है। एक आदमी मान लेते हैं यहाँ से भी धक्का दे रहा होगा, कोई यहाँ से भी कोई धक्का दे रहा होगा, आदमी पुश कर रहा होगा, यहाँ से कोई पुश कर रहा है, फिर यहाँ से भी धक्का दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी को धक्का देने तो बोले थे, लेकिन ऐसे बोले थे कि ये तो कभी पहुँचेगा ही नहीं गैरेज तक, खाली आदमी धक्का ही दिए जा रहा है। वो एक ऊपर से दे रहा है, एक नीचे से दे रहा है, एक पीछे से दे रहा है, एक दाएँ से दे रहा है, एक बाएँ से दे रहा है। ऐसे कभी लॉरी पहुँचेगा ही नहीं अपने जगह पे। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या चीज़ का कमी है, यहाँ पे कमी है डायरेक्शन का, क्योंकि हम लोग उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिए। हम लोगों ने उन्हें बताया नहीं कि किस तरफ गाड़ी ले जाना है। हम लोगों ने बस बोला उनको गाड़ी को धक्का देने के लिए। सब लोग अकॉर्डिंग टू अपना सेंस के हिसाब से समझे। उन्होंने समझा, एक ने समझा कि हमको गाड़ी पीछे धकेलना है, एक ने ऊपर से धकेलने लगा, एक ने नीचे से भी धकेलने लगा, आदमी मर ना जाए। हमको तो लग रहा मर पड़ जाएगा ये, ऐसे गाड़ी धकेल रहा है। तो एक आदमी यहाँ से धकेल रहा है, एक आदमी ऊपर से धकेल रहा है। आप ऐसे करते करते क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन का कमी है और यूनिटी का भी कमी है, क्योंकि ये लोग यूनिटी नहीं मेंटेन कर रहे, मतलब एकता नहीं है इन लोगों में। अगर एक हो के अगर ये लोग साथ में सेम वे में अगर डायरेक्शन की तरफ गाड़ी को पुश करे तो ये गैरेज तक पहुंच जाएगा, बट ये ऐसे तो पहुंचने वाला है नहीं, ज़िंदगी में नहीं पहुंचेगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एक सेम वे में, मतलब 1 वे में ये जाएगा, पुश करता है। तो डायरेक्शन मतलब होता है क्या, देख लीजिए मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। एक यूनिट में एक प्लान होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट होता है तो एक प्लान होता है उसके लिए। दैट इज ऑल द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स का एफर्ट्स एंड एम्प्लॉयज़ का भी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स 1 डायरेक्शन। एक ही के तरफ जाना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए। दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। इसी के थ्रू हम लोग कॉमन, हम चाहेंगे कि एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए, उसके थ्रू हम समझाते हैं आपको।
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कुछ और ड्राइंग्स बनाए हैं, इस ड्राइंग के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। देखिए एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में देख लीजिए एक फैक्ट्री है, यहाँ पे एक प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेज मैनेजर को बोला सामान लेके आओ। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर का काम है सामान बनाना। तो सामान बनाने का काम है, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि मान लेते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल इन लोग का कपड़ा बनाने का फैक्ट्री है, ये लोग कपड़ा बनाता है, ड्रेसेस बनाते हैं, शर्ट्स, टी शर्ट्स, ये सब। तो इन्होंने बोला प्रोडक्शन मैनेजर की 10,000 मीटर्स आप कपड़ा लेके आइए, 10,000 मीटर्स कपड़ा लेके आइए। परचेज मैनेजर ने इनका बात सुन लिया। परचेज मैनेजर चले गए, वो डायरेक्टली मार्केट में सर्च करने नहीं गए, वो सीधा चले गए अपने जीजा जी के पास। जीजा जी का भी कपड़ा का शॉप था, कपड़ा का दुकान था, वो कपड़ा का काम करते थे, उनका काम। तो वो गए उनके पास, उन्होंने बोला कि मुझे कपड़ा चाहिए मीटर्स में। और इन्होंने क्या बोला साथ में, देखिए यहाँ पर बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे 10,000 मीटर कपड़ा चाहिए, थोड़ा कम दाम में चाहिए, थोड़ा पैसे भी बचाना है। तो जीजा जी ने बोला ठीक है भाई, तुम तो अपना है, घर का ही है, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इनको 10,000 मीटर कपड़ा दे दिया। फिर उन्होंने दिया 200 रुपये मीटर। ये कपड़ा उन्होंने कितना में दिया? 200 रुपया मीटर करके कपड़ा उन्होंने दिया। अब 200 रुपये करके मीटर में कपड़ा वो जब दे रहे हैं, तो ये कपड़ा लेके गए। प्रोडक्शन मैनेजर ने कपड़ा क्या किया, ड्रेसेस बनाया, जो भी काम है उन्होंने अपना काम किया। बट बाद में पता चल रहा है कि कपड़ा का जो ये ड्रेस का क्वालिटी था, ये कपड़ा जो लाया था उन्होंने 10,000 मीटर, कपड़ा का क्वालिटी अच्छा ही नहीं है, ख़राब क्वालिटी है। और दूसरा बात, इस क्वालिटी का सामान मार्केट में देखा जाए तो 120 रुपये मीटर ही मिलता है। और ये कहाँ से परचेज मैनेजर ये 200 रुपये मीटर एक ख़राब क्वालिटी का सामान ले आया है, जिसके वजह से मेरा प्रोडक्शन ख़राब हो रहा है, मेरा बिजनेस भी ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं प्रोडक्शन खाली ख़राब हो रहा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस भी ख़राब हो रहा है। मार्केट में वो सामान जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं ये कंपनी का कपड़ा अच्छा नहीं है, इस कपड़ा को लेना अच्छा नहीं है, छोड़ दो। तो इस एक परचेज मैनेजर की गलती की वजह से यहाँ पे झेलना पूरे मैनेजमेंट को पड़ रहा है, या पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पड़ रहा है। तो साथ में ये भी देखा गया कि ये भी है, और साथ में एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि परचेज मैनेजर ने बोला कितना सामान चाहिए, तो 1 लाख का बिल बना। परचेज मैनेजर ने, आप देखिए यहाँ पर उनके जीजा जी थे, उनको फ़ायदा हो गया, बोला 1 लाख का बिल बना, मतलब 2 लाख का बिल बनता है, 2 लाख का बिल बना, 2 लाख का बिल बना। इन्होंने बोला ठीक है, हम बिल में 2 लाख लिखेंगे, लेकिन तुमसे हम लेंगे 1,80,000। तुम तो अपना घर का लड़का है, तुमसे इतना ही लेंगे, तुम इतना रुपये दो। तो इतना उनसे लिया और 20,000 रुपये इनका प्रॉफिट हो गया। ये परचेज मैनेजर का 35,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, परचेज मैनेजर ने अपना ओन इंटरेस्ट देखा। इन्होंने ये देखा ही नहीं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा नहीं होगा, इन्होंने अपना इंटरेस्ट देखते हुए, अपना फ़ायदा देखते हुए अपना बेनिफिट कर लिया। बट इससे इफेक्ट किसको हुआ? फैक्ट्री को हुआ, पूरा फैक्ट्री को, पूरे कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इस परचेज मैनेजर के एक के बलते। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बस अपना ओन इंटरेस्ट देखा, जिसके वजह से भोगना पूरा फैक्ट्री को पड़ रहा है। तो यहाँ पर हेनरी फॉल्स ने यही समझाया अपने 6 पॉइंट में, उन्होंने समझाया कि हम लोग अपना ओन इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, हम लोग इंटरेस्ट जो देखेंगे, अपना इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। अगर यही परचेज मैनेजर मार्केट में जाता, सर्च करता, अच्छे शॉप्स में जाके फिर वहाँ से देखता, प्राइस कंपेयर करता, उसके हिसाब से सामान लाता अच्छी क्वालिटी का, तो उससे अच्छा प्रोडक्शन होता और वो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उनके लिए बेनिफिशियल होता। तो हम लोग यहाँ पे यही पढ़ते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि हम लोग जो इंटरेस्ट देखेंगे वो अपना ओन नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे अपना जनरल इंटरेस्ट, मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि ओन इंटरेस्ट के ऊपर। जिसमें हम लोग का कंपनी का भलाई है, जिसमें मेरे ऑर्गेनाइजेशन का भलाई है, हम उसी काम को करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरशीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट वहाँ पर मायने नहीं रखता, वहाँ पर मायने रखता है
इंटरेस्ट जो मतलब काम होगा ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का ओन इंटरेस्ट काम नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम लोग एक अगर बेस्ट एग्जाम्पल बोले तो इंडियन आर्मी, बहुत रिस्पेक्ट है इंडियन आर्मी। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने फैमिलीज़ को, अपने भाई ब्रदर किसी को नहीं देखते, उन लोग के साथ भी नहीं रहते हैं। वो लोग पूरा का पूरा अपना लाइफ मतलब बोल सकते हैं अपना एक समय पूरा क्या बोलते हैं नेशन के लिए, भारत माता के लिए या भारत देश के लिए निछावर कर देते हैं। फिर वो ये भी नहीं देखते हैं, फैमिली के साथ भी नहीं रहते हैं, वो लोग उन लोग के साथ रहते हैं। और उनका मेन मोटिव क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, वो पूरा वेलफेयर मतलब अपना नेशन के प्रति सर्व करते हैं। वो अपना ओन इंटरेस्ट कभी नहीं देखते। एक आर्मी मैन अपना ओन इंटरेस्ट नहीं देखता, वो भारत माता के प्रति सर्व करता है और उनके लिए ही सब कुछ करता है। तो हम यहाँ पर यही बताएंगे एग्जाम्पल में, अगर साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इंडियन आर्मी ये बेस्ट है। नेक्स्ट समझते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग का, यहाँ पर हम लोग समझेंगे रेम्यूनरेशन के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ बनाए हैं, 2 एम्प्लॉयज़ है, फिर एक मैनेजमेंट है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो CEO हैं, और एक फैक्ट्री है। तो यहाँ पर देखिए रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉयज़ को, ये कंपनीज होते हैं जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, इनको फेयर सैलरी दे या जो भी वेजेस दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई आपका अगर वर्कर भी है तो उनको भी फेयर वेजेस प्रोवाइड करे। तो कई बार होता है बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, काम बहुत करवाया जाता है बट उनको फेयर वेजेस या सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो काम से अनसेटिस्फाइड रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कोई भी काम कर रहा है तो उसको पैसा कमाने के लिए कर रहा है, या उसको अगर प्रॉपर पैसा ना दिया जाए तो वो काम कैसे करेगा, उसको मोटिवेशन नहीं मिलता। क्या होता है ना, सैलरी एक तरह का मोटिवेशन का काम करता है, वेजेस। तो हेनरी फ्यूल्स ने ये कॉन्सेप्ट समझा, उन्होंने देखा कि अपने फैक्ट्रीज में जो एम्प्लॉयज़ है, जो लेबर्स वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, उन लोग को एक फेयर सैलरी या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाए, सीधा बोले तो। जैसे एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉय को टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, एक फेयर सैलरी या मनी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो काम को प्रॉपरली कर सके। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को फेयरली पे करेंगे और जिससे उस एम्प्लॉय का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। अब हम लोग ये कैसे पे करेंगे, ये कैसे दे सकते हैं, तो हम लोग को इसके लिए 3 बातों के ध्यान में रखना होगा। पहला तो हम लोग देखेंगे मिनिमम वेज एक्ट 1948। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ वेज एक्ट बना के रखे हैं। मिनिमम वेज एक्ट एक बनाया हुआ है 1948 के हिसाब से। इसमें बोला गया है कि एक एम्प्लॉय को या एक स्टाफ को या एक लेबर को कितना मिनिमम वेजेस देना चाहिए। तो हम लोग पहले वो देखेंगे कि मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, कितना देना मिनिमम है होगा। फिर हम लोग देखते हैं अपना फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल कैपेसिटी। हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास इतना पैसा है या नहीं कि हम उससे ज़्यादा दे सके, जो मिनिमम वेजेस उससे ज़्यादा दे सके कि नहीं। तो पहले उसके बाद तो हम सेकंड पॉइंट तो देखेंगे अपना फाइनेंशियल कंडीशन मेरा सही है या नहीं। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिटर्स। मेरा जो कॉम्पिटिटर्स है वो लोग कितना दे रहा है, अगर कोई कॉम्पिटिटर्स है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितना पे करता है। हमको इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एम्प्लॉय या अपने क्या बोलते हैं स्टाफ्स का वेजेस या सैलरी तय करना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर 2 पॉइंट आता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मैंने इधर बनाया है, डिसेंट्रलाइजेशन का इधर बनाया है मैंने। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है क्या कि जो भी पावर्स होते हैं, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो भी पावर्स होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट्स के पास होते हैं। जो भी पावर्स होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के पास होंगे। जो भी कुछ करना है नहीं करना है, क्या काम होगा नहीं होगा, सारा का सारा डिसीजन जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है क्या, सबके पास पावर्स होता है। मतलब प्रोडक्शन मैनेजर है, मान लेते हैं यहाँ पर परचेज मैनेजर है, HR मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, ये सबके पास अपना अपना एक पावर्स है। तो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत बार प्रॉब्लम होता है क्या, टॉप लेवल मतलब जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो सब अपने अपने तरीके से करने लगता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हेनरी फ्यूल्स ने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया। उन्होंने बोला
कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल ही बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ लोग अनसेटिस्फाइड आएंगे, या जो भी उसके नीचे टॉप लेवल्स के नीचे काम करते हैं वो लोग अनसेटिस्फाइड आएंगे, क्योंकि वो अपना ओन स्किल्स नहीं दिखा पाएंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से सबके पास पावर होगा तो सब अपना पावर्स का मिस यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग को दोनों के बीच में हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो इसी के तरीके से अब पढ़ लेते हैं क्या होता है सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? रिफर्स टू सेंट्रल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में ही होते हैं, टॉप लेवल्स मैनेज के पास होते हैं मेनली एट अ टॉप लेवल। एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है रिफर्स टू इवनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल्स पे बांट कर देते, मतलब बांट देते हैं। तो यहाँ पर यही होता है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में मेनली होना क्या चाहिए, जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल्स के पास होने चाहिए, और जो भी रूटीन वर्क्स होते हैं उनके लिए हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन मेंटेन होना चाहिए, जिसके बीच दोनों के बीच में बैलेंस बना के हम लोग काम कर सकें। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का और जो पार्ट्स हैं या और जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।